आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेट नाइट सेशन में आशा करता हूं कि आप सब तैयार होंगे सीखने के लिए और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, जुट गए होंगे। आज हम लोग एक सार्थक चर्चा करेंगे, सवालों पर चर्चा करेंगे जो कल ही एग्जामिनेशन हुआ। कल आईडीबीआई बैंक का एग्जाम था, कैनरा बैंक का भी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जामिनेशन था। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का भी एग्जामिनेशन था। तो बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। अगर हम एक साल मतलब ये जितने सारे सवाल आते हैं इस एग्जामिनेशन में, साल भर के एग्जामिनेशन में, प्रमोशन एग्जाम के, उनकी तैयारी कर लें तो हमारी 50 to 60% तैयारी हो जाती है, क्योंकि ये सवाल हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी कंफर्म कर दें, तो फिर हम लोग आज का ये सिलसिला जारी करेंगे। आकांक्षा यस जी, सर। आप? नमस्कार सर। नमस्ते। वाह, बहुत बढ़िया। कितना दर्द सहा रात भर जग जग कर पढ़ाई करते हुए, पर जब एग्जामिनेशन में जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि वो एग्जामिनेशन कुछ अलग लेवल का था, है ना। हमेशा एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे, क्यों, उसके पीछे कारण ये है। कल भी एग्जामिनेशन होगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने कितना कितना कुछ पढ़ा था, ये तो आया नहीं। उसके पीछे का ये कारण यही है कि एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं 100, और बैंकिंग कितना बड़ा है आप देख सकते हैं ना, और है, छोर है, बहुत वास्ट है। फिर उसके ऊपर स्कीम्स, थीम, कैंपेन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आज हम चर्चा करेंगे स्केल 3 to 4 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम 23/11/2025 को कल हुआ। सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक एग्जामिनेशन, उस मतलब पीरियड में। वैसे टोटल एग्जामिनेशन में जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 to 4 के लिए एक कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो भी 100 क्वेश्चंस होता है। तो 100 क्वेश्चंस के लिए 80 मिनट्स, और उस 100 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट्स ऐसे दिए जाते हैं। कंप्यूटर जो टेस्ट है वो लिटरेसी टेस्ट है, उसमें पास होना जरूरी है, और जो मेरिट बेसिस तय होगा वो होगा बैंकिंग पर। तो बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको पांच, सॉरी, चार चैप्टर होते हैं। पहला तो होता है बैंकिंग ऑपरेशन, दूसरा होता है बैंक की पॉलिसीज, तीसरा होता है क्रेडिट एनालिसिस, जैसे बैलेंस शीट और क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एडवांस प्राइजल और क्रेडिट एनालिसिस जो होता है वो उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं। और एक पार्ट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के 30 होते हैं। बाकी बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग पॉलिसी, और आपका जो क्रेडिट मैनेजमेंट और बैलेंस शीट, ये असेसमेंट वगैरह में, ये सब मिला के 70 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे साथी जो हैं स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सभी साथी अटेंड किए होंगे। 3 to 4 भी और 4 to 5, ये सारे सवाल आए हैं। जब हम सारे स्केल्स के सवाल यहाँ हल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट होते हैं, स्केल वाइज क्वेश्चन वही रहता है। तो सेशन शुरू करें हम लोग सवालों का। कोई दूसरे बैंक के साथी भी जुड़े हैं, उनके लिए भी फायदा होगा। और सेंट्रल बैंक के साथी तो नहीं जगह होंगे, प्रियंका जी को, प्रियंका जी हैं और कुछ पंकज जी वगैरह दिख रहे हैं। बाकी जो साथी हैं वो, अब क्या होता है ना, बैंकिंग ऐसा होता है कि अगर एक दिन एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद सब अगला, आज मंडे है, सब भूल गए होंगे सवाल। जो जो साथी कल तक सवाल भेजे हैं उतना ही याद रहता है। हाँ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हैं जो आपको पूरे पूरे नंबर दिलाने के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। व्हाट इज द हर्डल रेटिंग फॉर सेंट प्लेटिनम लोन स्कीम्स, है ना। तो आरआरबी के भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल आरआरबी में आएंगे। और आप देख, इससे ट्रेंड पता चलता है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो रिकॉल क्वेश्चन तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आप रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 50 to 60% तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल आया है, हमारे साथी जो बैंक के, सेंट्रल बैंक के जुड़े हैं, वो कहीं भी क्वेश्चंस में कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे साथियों द्वारा भेजे गए रहते हैं। हर्डल रेट पूछा गया है रेटिंग के लिए, और रेटिंग के लिए क्रेडिट पॉलिसी में एक हर्डल रेट रखा गया है, और स्कीम वाइज भी हर्डल रेट है। तो वो हर्डल रेट यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का
प्रियंका जी क्या है बता दीजिए, अगर ये हर्डल रेट जानते हैं तो कौन सा रेटिंग होता है हर्डल रेट? CBI 5 है सर इसमें, प्लेटिनम में। सीबीआई 5 है प्लेटिनम में। और हम्म। नॉर्मली जो है क्या होता है दूसरे स्कीम्स में क्या होता है? नॉर्मली सर CBI 6 रहता है। पर हाँ, एक यही स्कीम थी जिसमें 5 रहता है। बहुत बढ़िया। तो ज़्यादातर साथी जो हैं इसमें 6 करके आए हैं, क्योंकि सामान्य सी बात है। क्या होता है कि जो रेटिंग्स है वो सीबीआई 6 का है। टेक ओवर के लिए सीबीआई 7 भी है। तो यहाँ पर ये स्कीम्स के बारे में कुछ आपको जानकारी है तो हमारे साथियों को जरा बता दीजिए ये स्कीम क्या कहता है। कुछ आइडिया है आपको? सेंट सेंट प्लेटिनम स्कीम के लिए के बारे में कुछ पता है क्या? MSME से रिलेटेड स्कीम है सर ये, सेंट प्लेटिनम, जो ओके। स्पेशल हमारी बैंक लेकर आई थी। हाँ और हाँ इसमें आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट हम 10 लाख या 20 लाख में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। हाँ। 10 लाख है ये, मैक्सिमम 10 लाख। 10 लाख है ना? हाँ। और मैंने हाँ, और नॉर्मल जैसी स्कीम्स जो होती है, जो हम मेनू MSME वालों को दे सकते हैं बिजनेस पर्पज से, वही है। ओके, ठीक बात है। ओके एक अच्छा, कुछ स्क्रीन गायब हो गया है शायद, ऐसा लग रहा है। कुछ स्क्रीन दिख रहा है आपको? बस- हाँ, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? अरे स्क्रीन। ओके, कहाँ चला गया? 1 मिनट प्रतीक्षा दीजिए तो। ओके। हाँ, कुछ डिस्कनेक्शन आ गया था यहाँ पर, स्क्रीन गायब हो गया था। तो पहला सवाल हम डिस्कस कर रहे थे। पहला सवाल था सेंट प्लेटिनम एक लोन स्कीम है और उसमें हर्डल रेट पूछा गया है। सामान्यतः सीबीआई जो 6 है वो हर्डल रेट्स होता है, यहाँ पर सीबीआई 5 जो है यहाँ का हर्डल रेट है। और इसमें ये दूसरे बैंक के साथी जो अटेंड कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि रेटिंग से जुड़े हुए जो रेटिंग का मिनिमम रेटिंग रिक्वायरमेंट है उसको जरूर देख लीजिए। ये सवाल जो है हिंट देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द डायरेक्टिव्स दैट ऑल एजुकेशन लोन एप्लीकेशन मस्ट बी रूटेड थ्रू द प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी पोर्टल वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री है जिस जो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के लिए अनाउंसमेंट किया है कि बैंकें जो हैं जितना भी लोन एजुकेशन लोन करेंगे वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही रूट करेंगे? ये कौन से मिनिस्ट्री का जो है आदेश था या ये उसका डायरेक्शंस थे? हाँ बताइए, कोई साथी बताइए। ममता जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरा खराब हो गया। खराब हो गया आपका? अच्छा, तो क्या खराब हो गया आपका? ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है अभी? नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इसमें। एक बार एग्जिट हो जाइए फिर वापस आइए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अनाउंस किया कि ये पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अनाउंस होना चाहिए। ज़्यादातर साथी डीएफएस लिख के आए हैं लेकिन यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस के डायरेक्शंस हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस जो हैं वो उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कोऑर्डिनेशन के साथ आप ये सब इंश्योर करेंगे सारे बैंक्स जो लोन एप्लीकेशन होंगे वो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल से ही रूट किए जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द सेशन टाइम फॉर ब्रांच एडमिन इन इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ऑन इन एक्टिविटी? अगर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके इनएक्टिव हो जाते हैं या कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो कितनी देर में टाइम जो है आउट हो जाएगा? कितनी देर हो जाएगा प्रियंका जी, आप बताइए तो कितने देर में हो 60, जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएगा। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता होगा। जो हमारे साथी 15 मिनट लिख रहे हैं तो ये दो पार्ट होता है, एक कस्टमर के लिए टाइम होता है और एक ब्रांच एडमिन के लिए टाइम होता है। तो कस्टमर के लिए कितना टाइम होता है प्रियंका जी? कस्टमर के लिए 5 मिनट्स रहते हैं ना? इसको बढ़िया एक दिन पहले पढ़े थे हम लोग, है ना?
एक दिन पहले हाँ पढ़े थे इसको पूरा, और उसमें हाँ से काफी सवाल आ गया। हाँ सर। और जितना कुछ पढ़े थे सभी से सवाल आया है, लेकिन वहां पर रिएक्शन टाइम कम होता है। नहीं सर, क्वेश्चन सारे, ऐसी कोई चीज नहीं थी, हार्डली एक दो स्कीमों का नाम ऐसा आया था जो शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ी हाँ, थी। जिसमें नारी बाकी शक्ति रहा गया है ना, नारी हाँ, शक्ति। एक नारी शक्ति थी सर, और एक दो स्कीमें और थी, वो तो नाम भी ध्यान नहीं आ रहे कि क्या है। बाकी तो सर ऑलमोस्ट हम फिर देखें ना तो 98% हमारा पढ़ा हुआ ही आया था। पर सही। मिस्टेक हम ही लोगों से होती है ना कि हम कोई बात कंफ्यूज हो नहीं। जाते हैं वहां पर। हाँ हाँ, ये है, वहां पर क्या रिएक्शन टाइम कम होता है, और आप बहुत एक कम। माइंडसेट लेके जाते हैं, तो वहां पर वो सीधे ना वो हिट करता है क्वेश्चन पे ना, और फिर बोलता है कि हाँ यही सही है। फिर बाद कई बार होता है कि इस में वो पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता है, उसको सोचा नहीं जाता है। और एक जो मिस्टेक मुझे सर जैसे अपने इससे समझ में आई, हम्म, मैं ये हुआ समझ रही थी कि 3 से 4 के लिए मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या है ना, छोटी मोटी चीजों को जो हाँ इग्नोर कर दिया ना सर, उसी ने मार डाला। हाँ, वही नहीं बोला। दर्द सहते सहते रात भर पढ़ा, लेकिन वहां हाँ, पर जाने पर पता चला कि वही आया जो हमने छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। क्योंकि 3 to 4 में आपका तजुर्बा भी तो सही है, पिछले 3 साल से आप देखिए कितने कठिन आए, बैलेंस शीट से आए, न्यूमेरिकल्स आए हैं, है ना। और सर मुझे आज भी ध्यान है 2 to 3 का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था उस समय। हाँ, मतलब, और अभी का लेवल तो उसके कंपेयर में सर बहुत डाउन कर दिया, लेकिन सही बात है। तो इसमें जो नहीं भी पढ़ा होगा तो 50% तो बना ही लेगा, अगर शांति के साथ वो डील किया होगा तो। पचास हम्म। परसेंट ऐसे 50 क्वेश्चन ऐसे दिए थे, जो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी किया होगा तो 50 क्वेश्चन तो बना ही सकते। हम्म। हमारे पास तो 80 क्वेश्चंस मेरे पास आ ही गए हैं। तो आज आज हम्म। 50 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जो और क्वेश्चंस कल बची जाएंगे आप लोग भेज देना, तो हम लोग कल सेशन में कर लेंगे या अगले सेशन में कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल। सेशन टाइम आउट ब्रांच एडमिन INB लॉगिन का दिया है, ब्रांच एडमिन के लिए 60 मिनट, अगर कस्टमर के लिए 5 मिनट्स। तो हमारे साथी क्या करेंगे, अपने बैंक का ये लॉगिन टाइम जो है देख लेंगे कि सेशन आउट कैसे हो सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द कूलिंग पीरियड फॉर न्यू बेनिफिशियरी एडिशन इन मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में जब भी नया बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो कितने समय का कूलिंग पीरियड होता है, कितने समय का होता है जी। सभी साथी जो है चार हमारे, 4 घंटे का। मतलब प्रियंका जी, 4 घंटे का होता है। तो ये तो सब जानते होंगे ना, क्योंकि सबका हाँ। एडिशन करने के लिए ना कहीं ट्रांसफर करने का कोशिश किया होगा। तो या कस्टमर ही आया होगा कि हमने बेनिफिशियरी ऐड किया है, देखो जा ही नहीं रहा है, मैसेज ऐसा आ रहा है। कूलिंग पीरियड का मतलब ये है अनुज जी, कि जब भी हम मोबाइल बैंकिंग में कोई बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, तो ऐड करने के तुरंत बाद नहीं भेज पाएंगे, कितने समय के बाद उसको पैसा भेज पाएंगे। हो सकता है कोई आपसे ज़बरदस्ती करा रहा हो, या फ्रॉड करा रहे हो, अभी बेनिफिशियरी ऐड कराए पैसे ट्रांसफ़र लेके चला जाए, ये उसके पीछे का भी उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। और वही कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड न्यू बेनिफिशियरी एडिशन मोबाइल बैंकिंग में 4 आवर्स है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड फॉर लोन टेकन अंडर सेंट्स ऑफ, ये कितना मंथ होगा प्रियंका जी बताइए, आप तो सब सवाल देख ही लिए होंगे अभी, कि वन रीपेमेंट। 180। 180। 180 है। 180 मंथ्स इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ मोरेटोरियम है ना, इसमें मॉरेटोरियम। मोरेटोरियम। हाँ, मोरेटोरियम जो है वो कितने महीने का होता है सेंट्स ऑफ में। मॉरेटोरियम बारह 12 मंथ का है सर। 12 महीने का है ना। और 12 महीने का मोरेटोरियम होता है। और आपका जो क्या बोलते हैं इसमें 180 महीने का 180 महीने का आपका टोटल रीपेमेंट रीपेमेंट। होता है। इसका रीपेमेंट। लोन अमाउंट मैक्सिमम कितना होता है, 5 करोड़ होता है। और इसमें मार्जिन 25% का होता है। और इसमें जो लोन अमाउंट कवर होता है परचेस ऑफ कॉस्ट का 75% लोन अमाउंट जो है वो देते हैं। तो ये सेंट्स ऑफ का रिपेमेंट पीरियड, जब भी लोन को हम पढ़ते हैं तो मैंने एक बात बताई थी, 6 चीज़ें आप जरूर याद रख लीजिए। एलिजिबिलिटी ऑफ लोन, एलिजिबिलिटी ऑफ लोन, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन मनी, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, और सिक्योरिटी, और कोई स्पेशल फीचर है उसका या डेविएशन है वो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड फॉर लोन टेकन अंडर सेंट्स ऑफ स्कीम, 180 महीना जो भी हमने पढ़ा। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम गोल्ड लोन सैंक्शन अमाउंट एज पर बैंक पॉलिसी। वाह, ये गोल्ड लोन मैक्सिमम कितना दे देते हैं हमारे बैंक में।
40 लाख, 40 रिटेल लाख और एमएसएमई दोनों हाँ, दोनों में। दोनों में। तो सवाल जो है बहुत ही छोटा छोटा सवाल आया था, वन लाइनर क्वेश्चंस थे पूरे, है ना प्रियंका जी? वन लाइनर हाँ क्वेश्चंस सर, जैसा बताया है बिल्कुल ना। बिल्कुल वन लाइनर बिल्कुल। क्वेश्चन, सीधा सवाल, मतलब कोई भी मेहनत घुमा फिराने वाला बात नहीं है। तो मैक्सिमम गोल्ड लोन 40 लैक्स। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम मंथ ऑफ पेंशन एंड मैक्सिमम डिडक्शन फॉर द पेंशन लोन अंडर द लोन एज क्राइटेरिया एव 70 ईयर्स ऑफ पेंशनर। अगर पेंशनर की एज 70 साल से ज़्यादा है तो उसको कितने गुना मंथली पेंशन जो है मिल सकता है, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? कितना हो सकता है हमारे होनहार साथी, बताइए जरा। हम्म कितना कितना पेंशन लोन के लिए मैक्सिमम जो होता है, दो क्राइटेरिया है, एक 70 साल से नीचे है, एक 70 साल से ऊपर है। मतलब ये जो है ना, आप अनुज जी जान रहे हैं ना, ये जितने भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ना, ये इन स्कीमों को देखना है आपको, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके लिए होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या आंसर हो सकता है प्रियंका जी, आप बताइए तो। इसमें सर अप टू 70 ईयर हम 18 मंथ की पेंशन दे सकते हैं, हाँ और 50% इसमें नेट टेक होम पे रहता है। ठीक है, लेकिन सवाल पूछा था एज क्राइटेरिया अबव 70 ईयर्स का, तो वहाँ पर 12 मंथ का पेंशन होगा और 50% डिडक्शन होगा। अगर 70 ईयर्स तक का, अप टू 70 ईयर्स का 18 मंथ्स ऑफ पेंशन और 50% डिडक्शन। लेकिन सवाल मेरी इसमें तो सर अप टू 70 ईयर ही था मेरी इसमें तो। 70, अप टू 70 था तो 18 और 50 सही है। हाँ और हाँ, 70 से ऊपर है तो 12 मंथ और तो 50 डिडक्शन, 12। है ना। हाँ। और हम्म। राजू जी आप बताइए तो, क्या था सवाल, क्या आया था आपके में? सर अप टू 70 ईयर ही आया था। अप टू 70 ईयर है तो 18 50 होगा, ठीक है। अप टू 70 ईयर है तो 18 50, और एबव 70 है तो 12 मंथ 50। तो अब अप टू 70 है तो फिर 18 50 सही है। अपलोड करते समय मैं सवाल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, परिधि जी बोल रहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक में कितना, 15 टाइम्स आर 7 लैक्स। हाँ बढ़िया, ये देखो उनको याद ही हो गया। What is the investment and turnover criteria for medium enterprises as per revised definition of MSME? MSME का हम्म। रिवाइज डेफिनेशन हुआ, उसमें क्राइटेरिया पूछ लिया। मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और टर्नओवर कितना होगा, ये देखिए हमें प्रति जी ने पहले जवाब दे दिया। तीन क्राइटेरिया है, एक स्मॉल एंटरप्राइजेस है, और एक मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो यहाँ पर मीडियम का पूछा, है ना। मीडियम का जो इन्वेस्टमेंट है 125 करोड़ और टर्नओवर है 500 करोड़, सीधा सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन कैपिटल मार्केट एज पर बैंक क्रेडिट। तो जो एक्सपोजर लिमिट है वो कितना है? अगर इंडिविजुअल के केस में देखेंगे तो 20% है, ग्रुप के केस में देखेंगे तो 25% है, कोई स्पेशल केस में बोर्ड जो है 5% एडिशनल दे सकता है। लेकिन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में जो मैक्सिमम, उसमें कितना कितना परसेंट आया था ऑप्शन प्रियंका जी? 40% है सर। हाँ, तो इसका आंसर रहेगा 40% ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ बैंक एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये 40% इसका आंसर होगा, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी। Based on 2024-25 Union Budget, the committee established to the frame the National Manufacturing Mission is chaired by। अब ये करंट जो अफेयर्स था, मतलब जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं या करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं, वो थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि किस समय का पूछ रहा है उसका जो है अंदाज़ा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो साथियों का फीडबैक आया है, वो उन्होंने ये बताया कि मार्च अप्रैल से पहले के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। क्या आप सहमत हैं? ऐसे फीडबैक ऐसा आया है? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब जनवरी 24 या फरवरी 24 ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया था, 23 24 भी था। 23 का भी आया था। 23 का भी आया 23 था। का भी था। तो ये जरा टफ हो जाता है। सामान्यतः हमारे साथी कैसे तैयार करते हैं कि जैसे 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जनवरी 2025 से लेके अभी तक के पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आया, कि अप्रैल 25 के बाद का कोई भी सवाल नहीं आया, है ना। तो अप्रैल 25 से पहले के तो एक साल के पहले के पढ़ने होंगे, है ना। तो ऐसे टाइप का सवाल पूछा गया। तो इसका कुछ सही जवाब तो कई साथियों ने दिया भी है, लेकिन कई लोगों ने ऐसे उनको अपने तरफ से लिखा है। तो वी वी सुब्रमण्यम, द सीईओ ऑफ नीति आयोग,
ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उनका कमेटी के चेयरमैन हैं, और यूनियन बजट में इसको जो है स्टेब्लिश किया गया था 2024-25 में। तो देखिए, यूनियन बजट 24-25 फरवरी मतलब में हुआ होगा, है ना। तो उस बीच का ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द लार्ज कॉर्पोरेट एक्सपोजर इन केस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप इफ एक्सपोजर इज इक्वल टू आर अबव रुपीज हाउ मच करोड़ इन बैंकिंग इंडस्ट्री एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी। तो बैंक के इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक लार्ज कॉरपोरेट एक्सपोजर किसे कहते हैं अगर व्यक्तिगत या ग्रुप के केस में एक्सपोजर जो है कितने करोड़ के बराबर या उससे वो ज़्यादा होता है। तो कितने करोड़ 100 होगा? 100 crore 100 करोड़। तो इसके 10 करोड़ तक के जो होते हैं अदर्स में आएंगे ना। वो आएंगे रिटेल एक्सपोजर में आते हैं। हम्म। 10 करोड़ से ऊपर जहां हो गया, 10 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ से नीचे उनको जो है मीडियम मिड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट। मिड कॉर्पोरेट एक्सपोजर कहते हैं। और 100 करोड़ जहां हो जाता है 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो वहां पर लार्ज कॉर्पोरेट कहते हैं। तो यहाँ पर 100 करोड़ था क्योंकि ऑलरेडी सवाल जो है इसी तरह से दिया गया था, इक्वल एंड अबव। और अगर इसमें एक बात और होता है, अगर बेसल के हिसाब से अगर पूछता है कि बेसल के हिसाब से लार्ज कॉरपोरेट किसे कहते हैं, या बेसल के हिसाब से कॉरपोरेट एक्सपोजर कहाँ से शुरू होता है, मतलब रिटेल एक्सपोजर का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बेसल के हिसाब से, तो कितना तक है प्रियंका जी बेसल नॉर्म्स के हिसाब से? 7.5 7 या 7.5 करोड़ है ना शायद। हाँ, तो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से अगर 7.5 करोड़ तक के एक्सपोजर होता है तो वो रिटेल में कहलाता है। 7.5 करोड़ से ऊपर के अगर एक्सपोजर हुए तो वो कॉर्पोरेट में चला जाता है। कॉर्पोरेट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, priority sector loan to artisan village and cottage industry where individual credit limit do not exceed how much lakh rupees to the borrower, then borrower will be considered as a lending to weaker section। मतलब वीकर सेक्शन के डेफिनेशन से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट ही आ गया। वीकर सेक्शन जो है इसमें अप्रैल 2024 में बहुत सारे बदलाव हैं, तो वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा गया। तो इसका क्या लिख के आए आप, ये तो आसान था। 2 लाख 2 लाख। हाँ, वीकर सेक्शन जो है जो गाइडलाइन है वो आपका ये प्रियोरिटी सेक्टर से तो काफ़ी सवाल पूछा अदर स्केल में भी, लेकिन वीकर सेक्शन के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो उसमें पहला कंडीशन है कि जो आर्टिसन विलेज कटेज इंडस्ट्री के आर्टिसंस होते हैं उनको अगर 2 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है, 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2 लैक्स। पहले 1 लाख था, इसको अभी मार्च 25 में बढ़ाया गया। 2 लाख तक अगर लोन देते हैं आर्टिसन विलेज कटेज इंडस्ट्री को तो वीकर सेक्शन कहलाएगा। और ट्रांसजेंडर को लोन देते हैं इंडिविजुअल को तो वीकर सेक्शन होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन होगा। एक मेजर पार्ट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं एग्रीकल्चर या के लिए लोन देते हैं, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो लोन देंगे वीकर सेक्शन का होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसके पास लैंड नहीं है, वो एग्रीकल्चर लेबरर है, तो उसको भी वीकर सेक्शन कहते हैं। एक शेयर क्रॉपर्स होता है, उसको भी वीकर सेक्शन कहते हैं। फिर साथ में एक डिस्ट्रेस फार्मर होते हैं जिनके पास मनी लेंडर से पैसा ले लिए रहते हैं। फिर उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, अगर मान लीजिए विकलांग लोगों को लोन देते हैं तो। और एक बड़ा बदलाव किया गया है, वुमेन बेनिफिशरी को कितना रुपए का लोन देंगे तो वो वीकर सेक्शन में कहलाएगा। प्रियंका जी आप बता दीजिए। इसमें भी सर 2 लाख रुपीज है टू वुमेन के लैक्स लिए। पहले ये 1 लाख था जिसे बढ़ाकर अभी 2 लाख कर दिया। 2 लाख। और एक है कि जो डिस्ट्रेस फार्मर हैं जो मनी लेंडर से लोन देते हैं, अगर उनको भी लोन देते हैं तो आप वीकर सेक्शन होगा। फिर उसमें 1 लाख है। हाँ, उसमें 1 लाख है। फिर इंडिविजुअल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, इन सबको ये वीकर सेक्शन का। तो वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ ये सवाल था जिसमें हम लोग पूरा वीकर सेक्शन से पढ़ लिए। यहाँ पर 2 लाख होगा, इसका आंसर 2 लैक्स होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर देख के बताइए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है वो सीआईसी कंपनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीआईसी कंपनी एज पर आरबीआई अप्रूवल। तो आर क्रिसिल।
हाँ, सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्री 5 मार्क्स तो सीआईसी कंपनी है। तो क्रिसिल, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल बताइए तो क्या है? रेटिंग एजेंसी है ना? हाँ, क्रिसिल जो है एक्सटर्नल रेटिंग, एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी। जो है रेटिंग एजेंसी है। और बाकी जो है वो क्या है? बाकी आपका सीआईसी है। तो ये, कंपनी। हाँ, ये जो है आसान सा एक सवाल पूछ लिया। तो क्रिसिल जो है ये प्राय पहले भी सवाल पूछा था। और क्रिसिल जो है रेटिंग इंडस्ट्री है, ग्लोबल रेटिंग इंडस्ट्री है। इसका पूरा नाम होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत की एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो एनालिसिस करती है और कंपनियों को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का जो है ड्यू डिलिजेंस करती है, मूल्यांकन करती है, उनका रेटिंग डाटा अनुसंधान ये सारी चीज़ें करती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होने के बाद जो जो इन्वेस्टर है ना, वो उसमें उनको निर्णय लेते हैं कि भाई उनमें पैसा लगाना है नहीं लगाना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये क्रिसिल इसका सही आंसर है। व्हाट इज द नेटवर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नेटवर्किंग कैपिटल के लिए आसान सा सवाल पूछ लिया। हाँ प्रियंका जी, इसका क्या आंसर होगा? नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या? अच्छा, ये वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वाला है ना? हाँ, बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया। हाँ बैलेंस हाँ। शीट से इतनी मतलब कठिन तैयारी करनी पड़ी थी, काफ़ी पढ़े थे, रेशियो एनालिसिस वगैरह और कितने सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल्स भी, और पिछली बार आता भी था। हम्म ये 3 to 4 में आया है ऐसा बोल रहे हैं हमारे में। क्यों नहीं पूछे सवाल अभी? अभी बोल रहे हैं ना कौन से? हाँ, ये 3 to 4 में आया दोस्त हैं। तो जब 3 to 4 में कैसे सवाल आए हैं आप देख लो, उन लोग तैयारी कैसे किए होंगे और सवाल कैसे आए हैं, उनके लिए उनको भी तो देखो, वो उनके भाव को भी तो देखो। वो तैयारी कैसे किए होंगे, तो उनको कैसा लगा? हम्म? तो व्हाट इज द नेटवर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नेटवर्किंग जो कैपिटल होता है वो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी जो करते हैं उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल एक एक्चुअल में फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो उसका पोजीशन है उसको आकलन करते हैं, है ना। तो जिससे कि आपका शॉर्ट मतलब आने वाला पैसा और जाने वाला पैसे का बीच का अंतर क्या होता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो रिसीवेबल्स होते हैं और शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटी होते हैं उनके बीच का एक गैप होता है। और ये एक ऐसा पैसा है जो कंपनी के पास उसके दैनिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध है कि नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें जिसमें सर कि फिर ना हम्म ब्रैकेट में करंट सोर्सेस माइनस करंट यूजेस, वो भी एक टर्म जो यूज होता है ना, वो भी लिखा हुआ था। हाँ, तो बट ये आंसर इसका यही होगा, करंट हम्म। एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्योंकि ये कंपनी की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है ना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए और करंट जो डेली ऑपरेशन के लिए धन उपलब्ध कराने की क्षमता का आकलन करता है, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ये कॉमन मतलब एक पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन में से है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल पूछ रहा है, इंडिया रैंक्ड 7th इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होल्डिंग ए हाउ हाउ मेनी परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड मार्केट? भारत जो है ग्लोबल सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स के लिए कितने परसेंट का शेयर वर्ल्ड वाइड मार्केट में है एक्सपोर्ट में? तो ये तो कैसे इसको कुछ किए, क्या परसेंट दिए इसमें? 5.76% था, 4.3% था, 3.6% था, ऐसा कुछ था, है ना। तो इसका आंसर है 4.30। इंडिया रैंक्ड 7th ग्लोबल सर्विसेज बाई होल्डिंग ए शेयर ऑफ 7% ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन एक्सपोर्ट सर्विसेज, है ना। सर्विसेज एक्सपोर्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। The government has announced the sugar MSP, the fair and remunerative price of sugarcane for the 2025-26 financial year season was approved on April 30th, 2025 as the rate of how much rupees per quintal? तो भारत सरकार ने शुगर के समर्थन मूल्य की घोषणा की है इस सीजन के लिए 25-26 के लिए। उसका रेट, गन्ने का रेट कितना रेट रखा है प्रियंका जी, आपने कितना डाला है? 348 रुपये था, और पता नहीं सर चार मैं सौ
420 थ्री रुपये था। फोर्टी एट और 387 ऐसे कुछ हाँ, और ऑप्शंस थे। 388 था, 355 था समर्थन मूल्य, है ना। कितना लिखे हम्म, जी राजू जी, कितना करके आए? 355 रुपये पर क्विंटल फॉर द 2025-26 सीजन। कई साथियों ने तुक्का मारा है, तो ये तुक्के में भी सही हो गया है उनका, है ना। तो सुधीर देख रहे हो, सुधीर कंबोज, सुधीर आवाज आ रही है? कैसे सवाल आए हैं? हम्म। सीखते चलो, आनंद लेते चलो। अब तो सुधीर सो गया लग रहा है ना? जगह है? अच्छा, है तो। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ सवाल, सवाल के साथ ऐसे दे देना चाहिए, है ना प्रियंका जी, सवाल के साथ ऐसे टेबल भी दे देना चाहिए। फॉर ए लोन हाँ। अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ to 2 करोड़, द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल enterprises, CGTMSC, annual guarantee fee is how much percent excluding GST as per the revised rate effective from 1st April 2025? ये तो प्रियंका जी को अच्छे से याद था, है ना? ये आपने, तो मैं सर पूरा चार्ट याद कर कर गई थी अच्छे हाँ तरीके से। हाँ, चार्ट याद कर लिया था आपने, 0 से 10 और लैक्स। ये चार्ट मैंने वहां बना भी लिया था अच्छा, ताकि बना भी लिए कंफ्यूजन थे। ना हो। हाँ। तो ज़्यादा मतलब ये संभावना यही थी कि 0 से 10 लाख का पूछेगा या 50 लाख तक पूछेगा, लेकिन एकदम 20 का हम्म, पूछा है, 1 से 2 करोड़ का जी। पूछा। 0.85%, है ना। हम्म, या तो ऐसे उम्मीद रहती है कि हाईएस्ट पूछे 8 से 10 करोड़ वाला, तो 1.20। हम्म। तो कई साथियों ने कहा सर हम तो दो ही याद करके गए थे, ये 0.37 और 1.20। अभी, नहीं, ये चार्ट की तो सर प्रोबेबिलिटी है, कोई भी उसके रेंज का पूछ सकता है कहीं हाँ, भी कोई भी एग्जाम में। चलिए, तो इसका सही आंसर है आपका पॉइंट 0.85। 085, है ना। 1 करोड़ से 2 करोड़, तो पूरे चार्ट याद कर लें तब वो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। हालांकि ऐसे एक दो बार देखेंगे तो ये याद हो ही जाएगा। आपने कैसे याद किया था, क्या स्टाइल अपनाया था आपने? सर मैंने पहले तो स्लैब का क्राइटेरिया याद किया था कि हम्म 0 से 10, 10 से 50, 50 से 1, 1 से 2, 2 से 5 ये किया था, और फिर इधर 37, 55, 60, 85, 1, 1, 10 और 1, 20। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक दो बार पढ़ने से, वैसे सेशन में भी हम लोग ने अच्छे से इमेज बना के दिया था, तो हम्म। पढ़ा हुआ था आपने, सीजीटी में सीखा है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिपेमेंट पीरियड ऑफ कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन केसेस वेयर द रिपेमेंट इज मेड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, द रिपेमेंट पीरियड अप टू हाउ मच ईयर फ्रॉम द DCCO। ऐसा कहा है कि जहां भी कॉमर्शियल रियल प्रोजेक्ट्स, जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, ऐसे कॉमर्शियल रियल एस्टेट बना रहा है और उसको बेचकर पैसा आएगा उसका, मतलब इसको बनाने के लिए हमसे लोन लिया है और इसके फ्लैट्स को बेच बेच कर पैसा आएगा, तो उसके लिए रिपेमेंट पीरियड क्या है? तो क्या होगा, हो सकता है प्रियंका जी आपने? मैंने सर हम्म, गलत हुआ होगा ये तो, 3 ईयर या, अरे 3 ईयर सही हो गया। हाँ, तो तुक्का थ्री मारा इयर्स था है। ये। अगर मान लीजिए सेल, आप प्रॉपर्टी करेंगे ना, सेल, प्रॉपर्टी सेल करके पैसा आएगा तो 3 ईयर, अदरवाइज हम्म। 7 ईयर है। अगर लीज पे दे रहा हम्म। है, कुछ और दे रहा है, तो वहाँ 7 ईयर है। नहीं, इसमें सर ये जो DCCO लिखा है ना, इससे हम्म रिगार्डिंग कुछ मुझे 3 ईयर याद आ रहा था, वो 3 ईयर क्या था, मैं तो टिक 3 ईयर लगा था, के वो आगे प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकता है, रिपेमेंट को एक्सटेंड कर सकता हम्म। है ना। तो उसके हिसाब से डाल दिए, लेकिन बहुत बढ़िया, देखिए ये अच्छा हो गया है। हाँ, चॉकलेट ये हो सही गया हो आप, गया। कम से कम हमारे इतने 35 साथी हैं, उनको खिलानी पड़ेगी। बिल्कुल 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 सर। व्हाट इज द टेट, मतलब टर्न अराउंड टाइम फॉर द कंप्लेंट रेजोल्यूशन टाइम फॉर कंप्लेंट रिसीव एट सेंट्रल ऑफिस लेवल? ये भी सर आपने बताया ही था, तो 21 डेज याद रह गया। हम्म तो इस खुशी में आपकी पोस्टिंग सेंट्रल ऑफिस कर दी जाती है, इसलिए आपको ऐसा लैपटॉप दिया जाएगा और ऐसा वर्क फ्रॉम होम करिए, पीछे किचन दिख रहा ब्रांच में ही सही हूँ मैं तो। है। हाँ, तो सेंट्रल ऑफिस में जो कंप्लेंट होगा वो उसका टाइम है 21 डेज। ब्रांच में जो कंप्लेंट मिलता है उसका कितना दिन है? 7, 14 और 20। नहीं, ब्रांच में जो है नहीं। 12 12 दिन के लिए, RO में है 15 दिन के लिए, और जेडो में है 18 दिन के लिए, और सेंट्रल ऑफिस में है 21 दिन के लिए। तो दूसरे स्केल के जो साथी हैं ना, जैसे स्केल 1 से 2 है, उनमें ना जेडो का पूछ लिया, और अच्छा। यहाँ पर CO का पूछ लिया है, तो सेंट्रल ऑफिस लेवल पर 21 डेज है।
In the temporary absence of internal ombudsman not exceeding a period of how many working day, the deputy internal ombudsman may function as the internal ombudsman for the limited purpose of reviewing the rejected complaint. इसमें लिखा है कि ओम्बुड्समैन इंटरनल ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुई है, लेकिन कोई टेम्परेरी उनकी अनुपस्थिति है या छुट्टी पर गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में लगातार अगर कितने दिन तक जाते हैं तो फिर डिप्टी इंटरनल ओम्बुड्समैन जो है वो एक्ट करेंगे इंटरनल ओम्बुड्समैन की भांति, और जो रिजेक्टेड कंप्लेंट है उनका समाधान देखेंगे। तो ज़्यादातर साथी हमारे 21 दिन लगा दिए हैं। आप ओके, 30 दिन भी था, 21 दिन भी था, 15 दिन भी था। तो आप कौन सा दिन लगा के आए इसमें प्रियंका जी? अच्छा, 30 किया है मैंने। 30, ज़्यादातर साथी 30 कर दिए हैं। ओम्बुड्समैन दिखा ना यहाँ पर, तो 30-30 करके हम्म। आ गए, है ना? 15 days। अरे हमारे साथी बोल रहे हैं क्या न्यूमेरिकल आया था। ओके, आपका भी सवाल डिस्कस करेंगे जो भी है ना। तो परिधि जी बोल रहे हैं 30 डेज नहीं, ये ओम्बुड्समैन वाला 30 डेज नहीं है, ये इंटरनल हम्म। ओम्बुड्समैन पॉलिसी का है। तो यहाँ पर 15 दिन अगर इंटरनल ओम्बुड्समैन टेम्परेरी अब्सेंस होते हैं तो उनके बिहाफ पर डेप्यूटी इंटरनल ओम्बुड्समैन जो एक्ट करेंगे और चीज़ों को रिड्रेस करेंगे या उनको जो है देखेंगे। क्या होता है, इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि बैंक के सारे समाधान जो हैं वो इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास से होके ही गुजरने चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर पाएं कि बैंक ने जो समाधान किया है या कोई रिजेक्शन किया है वो सही रिजेक्शन किया है कि नहीं। ठीक है, तो उसको वेटिंग कराना पड़ता है। तो यहाँ पर 15 दिन है। तो कुछ गिने चुने साथियों का सही हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम साथियों का थोड़ा गलत हुआ है। The CCO shall have an overall experience of at least, CCO मतलब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, the chief compliance officer shall have an overall experience of at least how many years in banking or financial services, out of which minimum years shall be in audit, finance, compliance, legal, risk management function। तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे उनको कम से कम कितने साल का बैंकिंग का अनुभव होगा, और उस बैंकिंग का अनुभव में से कम से कम कितने साल जो है वो ऑडिट में काम किए हों, कंप्लायंस में, फाइनेंस में, लीगल में, रिस्क में काम किए हों। तो इसमें 20 साल था, फिर 5 साल था, 15 साल था, 5 साल था। तो यहाँ पर सही क्या होगा प्रियंका ओके। जी? 15 और 5 लगाए हैं सर मैंने हाँ, तो, हाँ तो सही है। 15 साल बैंकिंग सर्विसेज और 5 साल कम से कम जो है वो उनको उसमें ऑडिट, कंप्लायंस, फाइनेंस इसमें होने चाहिए। तो ये इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीसीओ का पूछा गया। Fraud detection committee decide the borrower and non-borrower fraud of above how much rupees। तो फ्रॉड हम्म। डिटेक्शन कमिटी एफआरएमसी पॉलिसी का सवाल है। वहाँ पर 3 कमेटी बनाए गए हैं, FDC 1, FDC 2, FDC 3। तो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये जो है एफआरएमसी में हमने पढ़ाया था, आपने देखा होगा। तो उसमें हम्म। fraud, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन कमिटी 1 जो है 25 लाख तक के केसेस देखता है। फ्रॉड डिटेक्शन 2 जो है 25 लाख से 1 करोड़ तक देखता है। और 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो उसको FDC 3 देखता है। तो अगर आपने 1 करोड़ लगाया होगा तो ये जरूर सही होगा। एबव ₹1 करोड़ के जो केसेस होंगे फ्रॉड के डिक्लेरेशन के, बोरोवल और नॉन बोरोवल फ्रॉड, वो FDC कमिटी 3 देखता है। ठीक है प्रियंका जी? अगला सवाल है, बैंक सेल मेक प्रोविजन विथ इफेक्ट फ्रॉम द ईयर एंडिंग मार्च ऑन द नेट फंडेड कंट्री एक्सपोजर, कंट्री रिस्क एक्सपोजर। तो अब ये तो सवाल साथी लोग सही से नहीं बता पाए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन था वो तो 20% भी था, 5% भी था, 0.25 भी था, 1% भी था, और 25% भी था। तो उस सवाल में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि मॉडरेट लेवल का रिस्क है, या हाई लेवल का रिस्क है, या वेरी हाई लेवल का रिस्क है। तो फिर वहाँ पर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कंट्री रिस्क का हो सकता है। तो ये मिला जुला है। अब इसमें कुछ याद आ रहा है इसमें कौन से क्या किया था? सर मतलब मेरा तो ये पहला ही क्वेश्चन था, शुरुआती इस क्वेश्चन से हुई थी। कंट्री रिस्क एक्सपोजर में कितना कंट्री प्रोविजन किया रिस्क, जाता है? हाँ कंट्री रिस्क इन हाई। इन हाई था तो 20% होगा। हाँ तो सही मैं तो बोल। तुक्का इसमें 20% ही मार के आई थी। हाँ, तो अगर हाई है ना तो 20% होगा, फिर तो सही किया आपने, है ना? हाँ
क्योंकि अगर सर कम 0.25 या 10 और 5 तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि हाई रिस्क में तो प्रोविजनिंग ज्यादा ही होती है ना। हाँ, तो अगर तो हाई रिस्क है तो देखो मैं आपको टेबल दिया हूँ यहाँ पर, है ना, 20 होगा। हम्म। अगर मॉडरेट है तो 5 होगा, है ना। तो अब हाई है तो नहीं, बोल रहे हाई 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 था। लिखा हुआ है, हाई रिस्क था। 20 कर लीजिए, ये तो हमने मॉडरेट का आंसर लिखा है। तो हाई हम्म। आया है तो 20% उसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएसएल? एनईएसएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एनईएसएल में ई का फुल फॉर्म सर केवल। अच्छा, एनईएसएल में ई का फुल फॉर्म पूछा। हाँ, ई का। तो ई का ई क्या क्या? ई गवर्नेंस ई होगा फिर, है ना। गवर्नेंस। हाँ, ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म में एक ही पूछा गया है ना। तो फुल एनईएसएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड होता है। क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो इसमें ई पूछा गया था, तो ई हो जाएगा ई गवर्नेंस। तो एनईएसएल जो है ये गवर्नमेंट का एक गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है नेशनल लेवल पर। ये एक पोर्टल है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रहते हैं। मतलब समझ लीजिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक रिपोजिटरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई बीजी इशू करता है तो कॉन्ट्रैक्टर बीजी इशू करेगा, फिर वो बैंक को अप्रोच करेगा, तो बैंक उस बीजी के ड्राफ्ट फॉर्मेट को वहाँ पर वेटेड कराएगा, वहाँ पर एनईएसएल के माध्यम से उसको डालेगा, फिर वो स्टैम्प ड्यूटी पे होंगे और फिर वो वहीं फ्लोट होगा वो इन्फॉर्मेशन, ताकि उसके बेनिफिशरी जिसका मतलब गवर्नमेंट बॉडी को किया है वो उसको दिखेगा। तो कुल मिला के ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। और बाकी डिटेल्स किसी दिन एनईएसएल के बारे में सेशन रख लेंगे। तो ये से टॉपिक्स जो है हमें हिंट देता है कि इसको जानना जरूरी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आया था। द बैंक विल रिड्यूस द स्कोप वन emissions directly emitting sources that are controlled by bank as per the ESG compliance। उसमें ये पूछा था बैंक जो है ईएसजी कंप्लायंस कर रहा है उनमें से कौन सा काम करेगा, कौन सा काम करेगा, ऐसा आया था, ऐसा सवाल आया था। तो ईएसजी कंप्लायंस के तौर पर बैंक जो है कौन सा कौन सा काम करेगा, सवाल आया था। तो ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं ये तीनों काम बैंक करेगा, लेकिन इन तीनों में से एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन था रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स विथ इन्वर्टर। मतलब बैंक जो है ईएसजी कंप्लायंस करने के लिए कौन सा काम करेगा, तो उनमें से ये तीनों काम करेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल जनरेटर सेट विथ इन्वर्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्स ओन्ड व्हीकल टू ई व्हीकल एंड सीएनजी, गो ग्रीन विथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एयर कंडीशनिंग एंड अदर कूलिंग इक्विपमेंट। तो ये तीनों काम बैंक करेगा, उनकी ईएसजी पॉलिसी में लिखा है। लेकिन इन तीनों में से एक ही ऑप्शन था, अदर ऑप्शन तो था कि सोलर पैनल लगाएगा, क्या क्या था, है ना। तो यहाँ पर पहला ही सही है। ज़्यादातर लोगों ने इसको नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कहा डीजल सर जनरेटर तो है मेरा ही को नहीं। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन तो याद नहीं है क्या आया था, पर ऑप्शन में मैं टिक यही लगा के आई हूँ। तो बताइए ये सही है फिर, है ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों अभी। ने ज़्यादातर लोगों ने बोला कि डीजल जनरेटर कहाँ है, बैंक में है ही नहीं, तो ये कहाँ से पॉलिसी में होगा, तो इसलिए इसको नहीं टिक। नहीं नहीं, है गांव की कुछ ब्रांच में वो आवाज करता है ना, इसलिए मुझे हम्म, ध्यान था, वो ध्यान थी वो चीज। और और सर शायद हमने कभी है ना ये डिस्कस भी किया है, मुझे कुछ कुछ ऐसा ईएसजी ध्यान आ कंप्लायंस रहा में था। किया है ना, ईएसजी जो हाँ, वो कराया था मुझे उसमें तो ये उसमें क्वेश्चन किया है तो हमने। ध्यान नहीं है हम्म, क्वेश्चन क्या था, बट हाँ। तो आंसर ठीक हो गया। हाँ, आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। आफ्टर द वन स्टेट वन आरआरबी स्टेप देयर आर हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, डाउन फ्रॉम 43 टू नाउ। दिस कंसिडरेशन वाज कंप्लीटेड इन मई 2025 एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरआरबीज थ्रू द मर्जर। आप बताइए अनुज जी, इस सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए। देखो आरआरबी का सवाल पूछ दिया 3 to 4 में। अनुज तिवारी जी बताइए कितने आरआरबी भी बचे हैं वन स्टेट वन आरआरबी के बाद। 28 बचे सर, 28। वाह, मजा आ गया ना। अभी देखो एक सवाल तो पूछ ही लिया इन्होंने, है ना? तो वन स्टेट वन आरआरबी जो वन स्टेट वन आरआरबी का जो स्टेप है वहाँ पर रीजनल रूरल बैंक पहले 43 थे, अब जो है 28 हो गए। और ये मर्जर, ये कंसोलिडेशन जो है मई 2025 में हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
फॉर पीएमईजीपी projects there is no minimum educational qualification for the project. 10 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट, 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग, 5 लाख सर्विस में अगर कोई पीएमईजीपी लगा रहा है वहां तक के, तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. However, the project costing more than 10 lakhs for manufacturing and rupees 5 lakhs, more than 5 lakhs for service and business, a minimum qualification of how is blank standard passed in required. तो अगर 10 लाख से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट कास्ट है और 5 लाख से ज़्यादा का सर्विस का प्रोजेक्ट कास्ट है, तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए पीएमईजीपी स्कीम में? आप बताओ अनुज, कितना पढ़ा लिखा में होना चाहिए? सर 10th पास. 10th पास. तो 8th पास. 8th पास. हाँ देखिए, 8th पास है. ये तो बहुत पॉपुलर स्कीम है और ये सवाल भी पूछा जाता है, और पीएमजीपी स्कीम से तो एक सवाल बनता ही है. अभी आप दूसरे स्किल का जब चर्चा करेंगे देखिएगा, उससे दो दो सवाल पूछा है, पीएमजीपी से 2 सवाल पूछा है ना. इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, केवीआईसी, वो भी सवाल पूछा है अलग स्केल में. ये तो 3 to 4 कब कर रहे हैं. तो यहाँ पर है कि जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कास्ट हो और सर्विस बिजनेस में 5 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कास्ट हो, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आप इस एजुकेशन जो है वो 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए. अगला सवाल, एज पर द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द डायरेक्ट परचेस कैन बी डन अप टू हाउ मच रुपीज थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर ऑन द जैम मीटिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड द डिलीवरी पीरियड. ये तो आंख बंद करके कर लिए होंगे, है ना प्रियंका जी? इसको तो पढ़ाए थे हमने अच्छे से. हाँ सर, आपने पढ़ाया तो था, बट पता नहीं, ध्यान नहीं है इसका, क्या करके आई तो हूँ. यहाँ पर ना 50,000 है. 50,000 रुपये तक के कोई भी परचेस है डायरेक्टली कर सकता है. अगर जैम में अवेलेबल है तो किसी एक सप्लायर से कहीं से भी ले सकता है, बशर्ते वो उसका क्वालिफिकेशन वगैरह, उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मीट कर रहा हो. तो ये आप ये देता है कि आप प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को जरूर पढ़िए. इससे एक सवाल बनता ही बनता है, चाहे आरआरबी हो चाहे सब, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनेगा ही बनेगा. तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जैम पोर्टल से 50,000 रुपये तक के डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं. मतलब हमको कोटेशन वोटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 50,000 से ऊपर होता है तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, उसमें परचेस कमेटी भी है, और फिर उसके बाद लोअर वन जो कोटेशन वगैरह का देखेंगे. मिनिमम कोरम फॉर द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एट सीओ मीटिंग. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो मिनिमम कोरम ऑफ द मीटिंग कैसे होगा, उसमें जो मेंबर होते हैं उनमें कम से कम कितने मेंबर होंगे तो उनकी मीटिंग जो है वो पूरा होगा, ये कहा गया है. तो यहाँ पर जो मिनिमम मेंबर हैं वो 5 होंगे. 5 मेंबर का कोरम पूरा होगा तब जाके वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग पूरा होगा. तो ये आप लोग जो हैं देख लीजिएगा, इस मीटिंग का 5 कम से कम मिनिमम होना चाहिए. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड रिसेंटली द हाउ मेनी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इट्स स्टीम्स फाउंडर सराब जी पोज खान वाला. कितनवा जो बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया अभी, ये तो कासा कैंपेन से जान लिए होंगे देख के, कितने खाते खोलने के लिए कुछ आया होगा ना, लक्ष्य आया, 144 है ना. तो 144 बर्थ सेलिब्रेशन जो है कौन सी तारीख को हुआ था बताइए तो? फौज खान वाला जी का कौन सी तारीख, कौन तारीख को मनाते हैं? नहीं, बर्थ एनिवर्सरी तो 9th ऑफ अगस्त है ना. हाँ, 9th ऑफ अगस्त को ही है. तो हाँ. 9th ऑफ अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होता है. 1881 में वो पैदा हुए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, और इसीलिए वो बर्थ एनिवर्सरी के आधार पर आप जो है अभी इंडिया ने प्राउडली सेलिब्रेट किया 144वां बर्थ एनिवर्सरी, और फिर उसके लिए आप लोगों ने 144 खाते खोल के भी दिए थे, दिए. खोले थे. चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं. विच रिस्क रेटिंग इज क्लासिफाइड एज ए मॉडरेट सेफ्टी एज पर द क्रेडिट रिस्क पॉलिसी. क्रेडिट रिस्क पॉलिसी में 10 क्रेडिट सीबीआई रेटिंग है. सीबीआई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है.
तो इसमें मॉडरेट सेफ्टी के लिए क्रेडिट रिस्क पूछा गया है। ज़्यादातर साथियों ने इसको CBI 4 कर दिया है, लेकिन हम्म। मॉडरेट जो रिस्क है वो CBI 5 रेटिंग है। और CBI 4 जो है एडवोकेट सेफ्टी है, मतलब वो थोड़ा और ज़्यादा सेफ्टी है। ये मॉडरेट सेफ्टी जो है ये आपका CBI 5 है। तो CBI 5 जो है मॉडरेट सेफ्टी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऑल वर्किंग कैपिटल इन रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल क्रेडिट रेटिंग सेल बी रिव्यूड आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब सभी वर्किंग कैपिटल या CC लिमिट, OD लिमिट 12 महीने में रिव्यू किए जाते हैं। हाउएवर blank and below rating borrower account with exposure of 25 crore and above will be closely monitored by a mid-term status note of account to be placed by credit department to the committee of GMs आफ्टर 6 मंथ ऑफ सैंक्शन। ये सवाल इतना लंबा नहीं था, सवाल छोटा ही था। बाकी चूंकि क्रेडिट पॉलिसी मैंने उठाया तो पूरी चीज़ें कवर कर ली। तो सवाल ये था कि कितने CBI रेटिंग वाले अकाउंट अगर उससे बिलो हैं तो उनका रिव्यू जो है 6 महीने में किया जाएगा। अदरवाइज CC OD अकाउंट्स का जो रिव्यू है 12 महीने में किया जाता है नॉर्मली, है ना। तो उनकी रेटिंग रिव्यू की जाती है बारह ना, महीने मेरा में। क्वेश्चन ऐसा था, CBI 7 एंड अबो का रिव्यू हम्म। हाउ मेनी टाइम्स में किया जाएगा, और 6 मंथ, 1 ईयर, 9 मंथ, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। हाँ ये ना, ये क्वेश्चन था कि 6 महीने के अंदर रिव्यू होगा। ये है CBI 8, है ना। CBI 8 या उससे बिलो होंगे तो। और जो CBI 7 और बिलो बोल रहे हैं ना, वो अलग था। वो 5 करोड़ या उससे एक्सीडिंग है, वो नेक्स्ट सीट में बात करेंगे उसके लिए। अभी ओके। उसमें थोड़ा डाउट अच्छा। है उसके आंसर में। क्योंकि वो क्वेश्चन ये था कि अगर CBI 7 या उससे कम के रेटिंग वाले हैं, NPA अकाउंट को छोड़ के, उनका एक्सपोजर एज पर क्रेडिट पॉलिसी कितना होना चाहिए, 5 करोड़ के ऊपर के अकाउंट का, ऐसा था। तो वो उसका भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे। ये सवाल था कि कितने CBI रेटिंग या उससे नीचे के जो लोन होंगे उनको 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा। तो ये CBI 8। ज़्यादातर साथियों ने CBI 7 लगाया, लेकिन CBI 8 है, ये पॉलिसी में क्लियर लिखा है। अच्छा अगला सवाल आपका कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 100 अनमोल पॉइंट्स रिवार्ड। अगर 100 अनमोल पॉइंट्स रिवार्ड्स हैं तो उनका अमाउंट कितना होगा। हम्म। तो इसमें पॉलिसी कह रहा है कि 1 पॉइंट का जो कीमत होता है 30 पैसा होता है। तो 1 पॉइंट का कीमत 30 पैसा। तो 100 अनमोल पॉइंट्स का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 30 रुपये होगा। ज़्यादातर साथियों ने 20 रुपये ऐसे ऐसे कर लिख दिया है। और कोई 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये भी लिखा है। तो 100 अनमोल पॉइंट रिवार्ड्स जो उसकी कीमत क्या होगी, 30 रुपये ये होगा। सवाल देखिए कैसे कैसे आया है ना। अनमोल रिवार्ड्स में जब भी कार्ड्स में एक्सपेंसेस करते हैं तो रिवार्ड मिलता है। 1500 रुपये का एक्सपेंस करेंगे तो 1 पॉइंट मिलता है ना। पॉइंट ऑफ सेल पे करते हैं तो वो रिवार्ड इसलिए दिया जाता है कि आप कैश यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। देश के कैश यूज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको रिवार्ड दिया जाता है। आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए पैसा कितना बचता है कैश का, है ना। तो ये रिवार्ड है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस वोकल फॉर लोकल इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर यूनिट। तो ये कितना होगा, कितना सब्सिडी मिलता है प्रधानमंत्री 35। PMFME 35। में। 35% है, 35। हाँ ये याद कर लो बेटा अनुज, है ये बिल्कुल आएगा अभी। कि यस सर, यस सर। PMFME जो है, इसमें से तो दो सवाल आया। PMFME में एक सवाल आया है कि कौन सा स्टेट में जो है ज़्यादा लोन हुआ है ना, PMFME में। हाँ याद हाँ है। सर, ये भी क्वेश्चन आया था। तो हम्म। PMFME का जो है कौन सा स्टेट होगा अनुज। सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा। है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन, PMFME जिसको बोलते हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं, वोकल फॉर लोकल है। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी देती है। और वो सब्सिडी अच्छा ह्यूज अमाउंट का है, वो 35% की सब्सिडी है। सीलिंग 10 लाख रुपए पर यूनिट तक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये नया सवाल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
PME ड्राइव स्कीम्स, नया सेशन बनाएंगे, इसको सीखेंगे। ये स्कीम्स जो है देखो, PME ड्राइव स्कीम्स ऑफर ए सब्सिडी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 रुपीज हाउ मच पर किलोवाट with a maximum cap of 5,000 per vehicle for an FAMS सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में सरकार एक सब्सिडी देती है पर किलोवाट 2025 के लिए। वो सब्सिडी कितना है? मैक्सिमम कैपिंग 5,000 है। तो ये सवाल है, किसी साथी ने बनाया होगा तो ठीक है, या तो कई साथी तो पढ़े भी नहीं है, ऐसे पढ़े होंगे तो सही जवाब दिए होंगे। यहाँ पर है ₹2,500 पर किलोवाट। टू व्हीलर में PME ड्राइव स्कीम्स है। PME ड्राइव स्कीम्स को अच्छे से पढ़ना होगा। आने वाले दिनों में सेशंस में लाके आपके लिए पढ़ा दूंगा कि इसमें से क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या सीखना है। तो यहाँ पर तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, ₹2500 पर किलोवाट ये सब्सिडी अमाउंट जो है सरकार ने घोषणा की है। अगला सवाल, Which state has ranked first in India for implementing PM Micro Food Processing Enterprises Upgradation Schemes, PMFME? अभी उत्तर बता दिया हमारे अनुज ने, है ना? क्या बता दिया, एक बार फिर बता दो, कौन सा स्टेट है इसको फर्स्ट रैंक मिला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, वाह बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश को फर्स्ट है। सेकंड नंबर किसको है इसमें? गुजरात, है ना? तो ऐसे है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है फर्स्ट रैंक। Which NBFCs is the first non-banking entities to launch e-rupee wallet in collaboration with the Reserve Bank of India and Yes Bank? ये सवाल आया था। कौन सी NBFCs जो है फर्स्ट नॉन बैंकिंग एंटिटी टू लॉन्च ई-रूपी वॉलेट इन कोलेब्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यस बैंक? तो ई-रूपी वॉलेट डेवलप किया है, लॉन्च किया है, कौन सी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है जो रिजर्व बैंक और यस बैंक के कोलेब्रेशन के साथ ई-रूपी लॉन्च किया है? तो वो है मोबीक्विक, और एक इन्हीं के साथ कोलेब्रेशन में किया है वो है क्रेड, CRED, क्रेड। लेकिन फर्स्ट है मोबीक्विक है, तो यहाँ पर मोबीक्विक इसका आंसर होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, मोबीक्विक। तो NBFC कंपनी है जो ई वॉलेट रूपी में जारी किया है। द गोल्ड सिक्का ATM इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया वेयर द कंपनी फर्स्ट लॉन्च इट्स गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन? ऐसा मशीन बनाया जहां पर पैसा डालिए गोल्ड का सिक्का निकलेगा। कहाँ पर होगा? ये तो लोगों ने तुक्का लगा दिया, सबका सही हो गया प्रियंका जी। हाँ, इसका इन्होंने अनुज क्या कर दिया मालूम, देखा कि हैदराबाद साउथ तरफ बहुत ज़्यादा सोना होता है, तो हैदराबाद हाँ, पे मैंने लगा भी दिया। सोच के लगाया था हाँ, और वो सही हो गया। कि तो ये, और सर जी, पढ़ने वालों का ही तुक्का लगता है सर, पढ़ने वाले जो अच्छे होते हैं उन्हीं का तुक्का सही हाँ लगता है। हाँ, कई साथियों ने ना अपना वहाँ ऐसे टिक लगा गया और सब सही निकल रहा है। रिसेंटली which नगर निगम issued India's first certified green municipal bond and successfully raised ₹150 crore? हाँ, तो ये भी कुछ आया था। हाँ, ये कहाँ पर है, कहाँ पर हो सकता है प्रियंका जी बताइए तो? कौन सा शहर है जहाँ पर नगर निगम जो है, अच्छा मैंने आंसर में भी थोड़ा दिखा दिया इसमें लिख के, उसने 150 करोड़ का फंड जो है रेज किया है ग्रीन बॉन्ड जारी करके। तो वो है गाजियाबाद, है ना? क्या है? गाजियाबाद, देखिए यहाँ कोष्टक में GNN लिखा है, गाजियाबाद नगर निगम, है ना? तो गाजियाबाद नगर निगम ने फर्स्ट पता नहीं क्या। सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है सक्सेसफुली रेज किया 150 करोड़ का। तो ये अभी न्यूज़ वगैरह में रहा होगा, तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। अब इसका जवाब दीजिए जरा। बेस्ड ऑन द केयर एज रेटिंग विच स्टेट रैंकिंग द टॉप लार्ज स्टेट इज? मतलब सबसे बड़ा व्यवसाय में या कॉमर्शियल तरीके से ग्रो करने में बड़ा स्टेट कौन सा है? ये रेटिंग के आधार पर कहा गया। तो रेटिंग के आधार पर सबसे टॉप लार्ज स्टेट या रैंकिंग जो है महाराष्ट्र का है। फाइनेंशियल जो ग्रोथ के हिसाब से महाराष्ट्र है। ये भी कई साथियों ने सही किया है और ऑप्शन से देख के इसको उन्होंने ठीक कर दिया। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वाज लॉन्च इन विच स्टेट? इंडिया का पहला
ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च किया है। ज़्यादातर साथियों ने उड़ीसा लिख दिया है, गलत हो गया। अब ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च हुआ है वो है सिक्किम में। कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। सिक्किम। हाँ, ये सिक्किम में है। सिक्किम का तो कोई लिंक ही नहीं था इससे। हाँ, लेकिन लिंक नहीं है, लेकिन गूगल करिए, मैं न्यूज़ तो देखिए। केरला और उड़ीसा में कंफ्यूज हो रही थी। हाँ, वो केरला इसलिए। है। कई लोगों ने और हाँ, डाला है, उड़ीसा ज़्यादातर लोगों ने डाला है। उड़ीसा, मैंने लेकिन भी उड़ीसा ही लगाया। हम्म, और एक तो और भी है, तमिलनाडु या कुछ तो और था एक ना, कैसे बता रहे थे? पर सिक्किम को तो सबसे पहले एक्सक्लूड किया था कि सिक्किम से हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखो वहां पर ही कर दिया है ना। हम्म, हम्म। तो सिक्किम है, और उस पर भी कौन सा सोरेंग डिस्ट्रिक्ट करके है, वहां पर ये क्लस्टर बनाया है। व्हाट इज डीएससीआर? ये सरल एक क्वेश्चन दे दिया, डीएससीआर क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है क्या है करके हम्म। सरल सवाल यहाँ पूछ दिया है, और ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आसान से भी नजर आएगा। तो ईएमआई रिपेइंग कैपेसिटी। हाँ, हाँ, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज ए फाइनेंशियल मैट्रिक दैट शोज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिपे इट्स डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है। हाँ, 3 to 4 में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था जी। 3 to 4 में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। नहीं, कोई कोई बैलेंस शीट न्यूमेरिकल से नहीं दो आया सवाल था। पूछा गया था, एक सवाल नेट वर्किंग कैपिटल का, दूसरा बस सवाल डीएससीआर। डीएससीआर क्या है? बस दो ही थे। हाँ, दो ही सवाल थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर इज अवेलेबल इन रुपे कार्ड? रुपे कार्ड में कौन सा इंश्योरेंस कवर होता है? ये भी बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया था, बोल रहे थे। तो रुपे कार्ड में जो इंश्योरेंस कवरेज रहता है वो रहता है एक्सीडेंटल डेथ पर है, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज पर उसको कवर मिलता है। तो रुपए का जो हमने अच्छा एक सेशन दिया उसको जरूर पढ़िए, हमारे साथी जो हैं, रुपए इंश्योरेंस प्रोग्राम 2025-26 उसको पढ़ लीजिए, उसमें सवाल आएंगे। क्योंकि अभी नया जारी किया एनपीसीआई ने, तो वो इसलिए सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ तो इतना आसान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा कि इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल है रुपए कार्ड में, मतलब कौन सा कवरेज मिलता है? तो कवरेज मिलता है एक्सीडेंटल डेथ पर ही मिलेगा। और क्या क्या था उसमें, कुछ अलग अलग था कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो गई, क्या क्या ऐसे कुछ था, सुसाइड कर लिया, इस तरह का। नेचुरल डेथ, सुसाइड। हाँ, हाँ, ऐसा था। ऑनलाइन करेंट अकाउंट्स थ्रू द एमसीए पोर्टल कैन नॉट बी ओपन बाय एंटिटीज लाइक। ये सवाल आया था, ये सवाल आया था प्रियंका जी। हाँ सर, पर ये कैन नॉट नहीं था इसमें। कैन नॉट नहीं था। मुझे ये जाना। नहीं, इसमें ये था कि एमसीए पोर्टल से वेरीफाई करके हम्म किसका खोल सकते हैं, तो मैं तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लगा के आई हूँ इस तो वहाँ पे। पब्लिक कंपनी भी तो था ऑप्शन में, बोले। हम्म तो ये जो एमसीए पोर्टल के ऑनलाइन करंट अकाउंट दिया गया था, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, पब्लिक कंपनीज को, एलएलपी के लिए है ही है। गवर्नमेंट बॉडी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है, हम्म। पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए नहीं है, ट्रस्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ आंसर होगा ट्रस्ट। एलएलपी के लिए है ना। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनीज, एलएलपी के लिए है, ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए नहीं है, तो यहाँ ट्रस्ट सही होगा। हाउ मेनी मंथ्स स्टॉक स्टेशनरी कैन बी परचेज? मतलब कितने महीना तक के ऐसा स्टेशनरी परचेज कर सकते हैं कि कितने महीना छह तक महीने हमारे। हो गए। हाँ जी, कितना? 6 महीना, 6 मंथ। 3 महीना है। 3 ही महीना है। ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर कितने परसेंट के ऊपर होता है? बेनिफिशियल ओनर ट्रस्ट में 10%। तो यहाँ 3 to 4 में भी बेनिफिशियल ओनर का सवाल आया था, वो किस में सवाल आया था? पार्टनरशिप का आया था। पार्टनरशिप। वो पार्टनर। गलत करा है। हाँ, 10%, कितना लिखा है आपने? 15%। हाँ, वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, ये स्टॉक का जो ये परचेज एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है ना, उसमें हमने पढ़ाया था कि जो स्टेशनरी के केस में 3 महीने का स्टेशनरी जो है वो आप खरीद सकते हैं, मतलब 3 महीने तक का स्टॉक खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है। क्योंकि 3 महीने के में उसके 6 महीने का ध्यान रहा था। उसके पीछे रीज़न है ना। क्योंकि 3 महीने में क्लोजिंग होती है, उसका प्रोविजन सही से करना पड़ता है, फिर उसके एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं ना, हम्म। इसीलिए 3 महीने। हम्म। ठीक है। चलिए। विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट फाइनेंस अंडर सेंट व्हीकल स्कीम? वाह, ऐसा सवाल पूछा था, बताइए। हाँ, ई कौन सा रिक्शा। व्हीकल? क्या ई क्या आया रिक्शा। था उसमें? कार, है ना, कार, जीप। जीप, ऑटो रिक्शा, ऐसा कुछ आया था ना। बाइक। और बाइक। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा।
तो फिर यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा जो बोल रहे हैं हमारे प्रियंका जी, वो सही होगा कि ये जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर ये फाइनेंस नहीं होगा। खुद यूज़ करने के लिए जो गाड़ियाँ देते हैं उसी को सेंट व्हीकल में फाइनेंस करते हैं। विच डिपार्टमेंट will look after the complaint received under विसिल ब्लोअर पॉलिसी। विसिल ब्लोअर पॉलिसी में जो भी कंप्लेंट आएंगे उनको कौन से डिपार्टमेंट देखेगा, ऐसा कुछ सवाल था? क्या सवाल था प्रियंका? HCM लगा कर आई मैं तो, यही अच्छा, ऐसी क्वेश्चन था। ओके। तो एससीएम देखेगा, GMHCM। जीएमएससीएम ही देखेंगे। और फिर उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो विजिलेंस एंगल में जो भी जांच कराना है कराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यही देखेंगे सबको, और वो क्लोज एनवलप में जाता है ना। हम्म चलिए अगला सवाल है, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नारी शक्ति लोन स्कीम। ये आपका सही हो गया आपका, है ना। ये नारी शक्ति जो है ये स्कीम है, इसको पढ़ना जरूरी है भैया। हमारे सभी साथी जो देख रहे हैं वो जरूर याद रख लीजिए कि जहाँ भी नारी शक्ति से जुड़ा हुआ, युवा शक्ति से जुड़ा हुआ, एसएचजी से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई इस योजना आपके बैंक ने चलाई है तो उसको पूरा पढ़ डालिए। नहीं तो मुझे भेज दीजिए, मैं बढ़िया सेशन में आपको पढ़ा दूंगा उसके पॉइंट। तो ये जरूर देखिए, मिनिमम मैक्सिमम नारी शक्ति मतलब एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बैंक ने एक स्पेशल स्कीम बनाया कि जो एसएचजी अच्छे चल रहे हैं वो अच्छे अच्छे एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको जो है एक योजना के तहत उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ावा देने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना लाई गई, जिसमें मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए इसके क्वांटम ऑफ फाइनेंस है। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस ही मेन है, और रिपेमेंट पीरियड, मोरेटोरियम, मार्जिन मनी, सब्सिडी, सिक्योरिटी, ये पूछे जाते हैं। तो ये तो सही हो गया आपका प्रियंका जी, है मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। हाँ तो मिनिमम लोन 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सर, ये देखिए। नारी शक्ति केवल सेंट्रल बैंक के लिए कि ये पूरे ये देश के तो लिए एक सेंट्रल लाख बैंक से का 5 लाख? स्पेशल, ये तो सेंट्रल बैंक का स्पेशल स्कीम है ना। अपने बैंक का बोल रहा हूँ, आपके बैंक का अगर इस हिसाब से कुछ स्पेशल स्कीम आया है ना तो आपको देखना पड़ेगा। ये स्कीम तो पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। एमपीजीबी में भी है सखी स्वावलंबन योजना, पर वो भी सेम टू सेम ही है, इसी को लेके ही है। हाँ तो उसको पढ़ाएंगे अभी, आपका एमपीजीबी है पूर्वा जी, है ना। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? यस सर। हम्म। तो हमारे क्या नाम है, अनुज जी है ना, बढ़िया चाय वाय पिलाते हैं, है ना, जबलपुर जाने पर, है ना अनुज, पिलाओगे चाय? अरे तो चाय क्या, सिखा वो तो देंगे। सीधे से घर आके बिल्कुल खाना आना कीजिए बस। चलिए, बढ़िया। तो आप लोग चाय की बिल्कुल व्यवस्था स्वागत करिएगा, है। मैं चर्चा की व्यवस्था करूंगा, ठीक है। तो सारे से आपकी स्कीम्स पढ़ा देंगे अच्छे से। बस आप खाली स्कीम्स जो जो यहाँ आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। यहाँ पर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए लिखा है, फॉर टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल द बारोवर्स मार्जिन इज टिपिकली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। तो ये हमारे सभी साथियों ने अच्छे से बनाया है इसको। टर्नओवर मेथड में मार्जिन कितना परसेंट होता है, जो टर्नओवर मेथड में हम कैलकुलेशन करते हैं 5 करोड़ तक की जो क्रेडिट लिमिट होते हैं उनमें ये टर्नओवर मेथड यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर प्रोजेक्टेड टर्नओवर का जो हम मानते हैं कि उसको प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 25% उसको ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए। तो 5% मार्जिन होता है, 20% का उसका लोन होता है। सर, मुझे जो ध्यान आ रहा है ना, ये क्वेश्चन 5% मार्जिन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अच्छा। 5% मार्जिन रहता है तो उसका हाँ, लिमिट एसेस अपन कितना करेंगे, 10%, 20%, 25? ऐसा था क्या? तो 20 आना चाहिए ना फिर उस हिसाब से। हाँ, 5% मार्जिन तो डेम श्योर है क्वेश्चन में ही था। नहीं नहीं क्वेश्चन, सर, अलग ही था। ये 5% आंसर था। है ना राजू जी, क्या था? 5% आंसर था तो सर, यही क्वेश्चन। हाँ, 2-3 लोगों ने तो ऐसा भेजा है प्रियंका जी। टर्नओवर मेथड नहीं, में क्या 5% था क्वेश्चन में। था क्या? हाँ, मैं 20% करके आई हूँ क्योंकि फिर उसका। अच्छा। नहीं सर, वो कंफ्यूज कर रहा था कि 25% होगा या 5%, वो उसमें कंफ्यूज हो रहा था। 5% आंसर था। अच्छा, चलिए। वैसे 2-3 साथियों ने मुझे भेजा है ये वाला सवाल, और किसी ने वैसा वाला सवाल नहीं भेजा जैसे प्रियंका जी ने बोल रहे हैं। यही सवाल मतलब एक क्वेश्चन मेरे को रिकॉल क्वेश्चन बहुत जगह से आया है ना, 1 मिनट हम्म हाँ, यही से लिखा है, 4-5 लोगों ने यही लिखा है। फिर भी पूछ लेंगे और देख लेंगे। और टर्नओवर मेथड जो है वो बैंक के वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने के लिए एक विधि है जिसका उपयोग बैंक करते हैं।
सामान्यतः हम मानते हैं कि 90 दिनों में जो भी निवेश है उसको वसूल कर लेता है ना, तो साल भर में 4 साइकिल पूरा होता है। तो 4 साइकिल जब पूरा होगा तो 100% के लिए पैसा होगा, तो 25% जरूरत होगा वार्षिक टर्नओवर का, है ना। आप समझ लो कि जब वर्किंग कैपिटल या कोई बिजनेस कर रहा है तो 3 महीने में उसका पैसा वापस हो जाना चाहिए। तो 4 सर्कल पैदा हो गए, तो 4 सर्कल मतलब 3 3 महीने में आ रहा है, तो 4 सर्कल उसको टर्न कर लिया। तो जितना टर्नओवर होगा उसका 25% जरूरत होगा, तो 25% की जरूरत है तो हम पूरा पैसा नहीं देते, 5% मार्जिन देगा भाई, 20% हम देंगे। ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का। बात समझ में आई प्रियंका जी? आप तो समझ ही गए होंगे, मतलब आपका नाम आ जाता है जल्दी। बाकी नहीं सब नहीं। आपका नाम ले रहा हूँ, हाँ मतलब वो ऐसा नहीं समझिए किसने। नहीं नहीं, इसमें हम्म। कंफ्यूजन हो गया, पर मुझे 5% दिख रहा है, क्वेश्चन में हाँ, लिखा हुआ था। ओके। क्वेश्चन में हो फाइव सकता है। परसेंट आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में 5% मार्जिन है, तो हम कितना लोन देंगे, तो 20%। फिर तो अगर सवाल ऐसा है तो 20% सही होगा। हम्म। अगर मान लीजिए आपका सवाल ये था कि 5% मार्जिन प्रोजेक्टेड टर्नओवर का है तो बैंक फाइनेंस कितना होगा, तो वो 20% होगा। और अगर 20%। सवाल ऐसा आया है कि मार्जिन कितना लेते हैं, तो वो हाँ तो वो तो 5%। हम्म अगर हम लोग टर्नओवर मान लीजिए उसका 1 करोड़ है, तो उसको हम ये मान के चलते हैं उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत 25 लाख है। और पूरा 25 लाख हम बैंक फाइनेंस नहीं करते, हम क्या करते हैं कि भाई उसका 20% हम देंगे, 5% जो है आप लो। तो आप वो 5 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए हम देंगे। तो बैंक जो है वो जो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका जो वित्त पोषण करेगा प्रमोटर से थोड़ा मार्जिन लेगा। तो वो ये बात है, मार्जिन मार्जिन का है। तो इसमें अगर मार्जिन देखेंगे आमतौर पर तो 25% जो होगा उसका वर्किंग कैपिटल होगा, 20% अब टर्नओवर का हम लोन देते हैं, तो टर्नओवर का 5% जो है मार्जिन होगा। तो दोनों तरह से देख लीजिएगा, क्वेश्चन जैसा भी, अगर क्वेश्चन आपके हिसाब से है तो वो सही होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सेंट यूआ इज ए स्पेसिफिक सेविंग स्कीम्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजाइन फॉर यंग एडल्ट्स एज अप टू हाउ मच। मतलब ये सेंट यूआ स्कीम है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी दिया गया है। और ये अभी चेंज कर दिया क्या इसका एज क्राइटेरिया? हाँ, 14 to 30 है ना? अच्छा, चेंज कर दिया ये। हाँ सर, बाद में एक सर्कुलर कब आया चेंज था। किया? 14 to 30 कर दिया, ओके। तो यहाँ पर 14 to मैं 30। इसको अपडेट कर दूंगा अपलोड करते समय। लेकिन ज़्यादातर साथियों ने 18 से 30 मार दिया है इसको, तो फिर या तो अब अपडेटेड सर्कुलर जो है उसमें पक्का आपने देखा है सर्कुलर में? सर मैंने तो टैब में अकाउंट ओपन कराया है ना। हाँ हाँ इसलिए हाँ मुझे हाँ, ओके। बहुत अच्छे से ध्यान है कि ये तो टैब टैब के में ये थ्रू ही खुलता है क्या ये? अकाउंट ओपन। ये अकाउंट सर सिर्फ टैब के थ्रू ही खुलता है, ये सीबीएस में अच्छा, ओपन नहीं कर सकते अपन। तो उसमें 14 वालों का भी खुल जाता है? हाँ, 14 15 वाले का ही खोला था हमने, 15 ईयर एज थी उसकी। ओके। और एक हमारे तो साथी ने पक्का कर दिया है, अब अभी जी ने कब कर दिया, तो अभी समझ लीजिए कि ये 14 to 30 है, हम इसको ठीक कर लेंगे अपलोड करते समय। हम्म, तो सेंट युवा आज 50 क्वेश्चन है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे सवाल आए हैं। 50 क्वेश्चन और बचे हैं, वैसे मेरे पास 80 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक सेशन और कर लेंगे, तो कुछ साथी और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप लोग भेज दीजिएगा। तो हम लोग इस तरह के सवाल हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए सेशन इतना ही। आज इसके बाद का जो सेशन रखे थे करंट अफेयर्स का वो हम पोस्टपोन कर दिए हैं, कल होगा। तो जिंदगी एक सफर है, चला कीजिए, मंजिल को दिल में बसा लीजिए, सीढ़ियाँ बहुत मिलेंगे मेरे दोस्त, लेकिन पहले अपनी मंजिल का पता कीजिए। तो मतलब पहले मंजिल को पता करना है, हमारी मंजिल क्या है, तो सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। और सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है और वहां तक के रास्ता हमें खुद बनाना है। और जब भी क्लास होती है तो आपको रोज पढ़ने आना है और अपनी पहचान बनाना है। और प्रमोशन का रिजल्ट कुछ भी हो ये अलग मैटर है, लेकिन हमें हर रोज सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। ठीक है प्रियंका जी, सही बात है ना? सीखना बिल्कुल सर। जरूरी है। और बिल्कुल सीखने से सर। कितने इंसाइट्स होते हैं, आप लोग खुद अपने आप में मतलब बदलाव महसूस किए होंगे। मैं देख पा रहा हाँ। हूँ बहुत सारे साथी हैं, हम्म। मतलब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा लगता है और सीखने में अच्छा लगता है ना। तो कैसे सवाल आए थे अभी अगर ओवरऑल देखेंगे तो अनुज जी आप बताओ, आपका का अनुभव बताइए कि ये सवाल कैसे हैं। गीता कुमारी जी आपका अनुभव बताइए, 3 to 4 में कैसे सवाल आए हैं तो पता। ये बैंक के मतलब हम्म, इंटरनल जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत आए और करंट अफेयर्स में भी आए सर सवाल। और हाँ सरकारी योजनाओं के इसमें आए हैं। हाँ,
तो इसको टफ नहीं बोला जाएगा, मॉडरेट लेवल का एकदम, मतलब मॉडरेट टू इजी भी कहा जाए थोड़ा सा, ऐसा भी, लेकिन मॉडरेट लेवल ही कहा जाए, है ना। तो मॉडरेट लेवल का सवाल, प्रियंका जी आपको क्या तजुर्बा है, कौन से लेवल में रखा जाए इसको, इजी रखा जाए कि मॉडरेट रखा जाए। सर 3 से 4 के हिसाब से तो इजी कहा जाएगा। इजी कहा जाए, है ना, हम्म। इजी कहा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस का लेवल जरूर हाई था, वो 30 क्वेश्चंस। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सर, और इसमें जैसे हम लोगों के परिधि इसमें जी ऐसा आप बता, रहेगा हाँ सर, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रियंका जी। कंप्यूटर का पहले चेक होगा क्या, कंप्यूटर हाँ, में यदि आप एलिजिबल होते हो? कंप्यूटर पहले चेक होगा, अगर कंप्यूटर में एलिजिबल है तो सेकंड चेक होगा, अगर उसमें एलिजिबल नहीं है तो नहीं चेक करेगा इसको। हाँ हाँ। तो कंप्यूटर का कैसे था, टफ था। नहीं, टफ तो नहीं बोल कंप्यूटर सकते, मतलब मतलब उसमें ठीक ठीक पासिंग था। मार्क्स रहेंगे उसमें, मतलब अब उसका हम्म क्राइटेरिया तो डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितने में पास करेगा, है ना। लेकिन कम से हम्म। कम 40 नंबर तो चाहिए कंप्यूटर में। सर इस बार सीट्स भी डिस्क्लोज नहीं की ना? नहीं किए हैं सीट्स कौन से? डिस्क्लोज नहीं, लेकिन 3 to 4 में ज़्यादा सीट्स हैं, ऐसी खबर है। लगभग। लेकिन अब क्या, खबर ही खबर है ना। अब हाँ हाँ। सीट तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द हम्म। रिजल्ट आ जाएगा। हाँ परिधि जी आप चले गए, आप कैसे, आपसे मैं सवाल पूछा था, कैसा है, कैसे लगे सवाल आपको। हाँ पूर्वा जी आपको सवाल कैसे लगे, आप बोलते क्यों नहीं। हाँ परिधि जी। अच्छे सवाल थे सर, बढ़िया है। मैंने तो हाँ, मतलब यहाँ पे आके पढ़ रही हूँ मैं इतने सारे सवाल। है ना। हाँ। अच्छा परिधि जी बोल रहे हैं साउंड इशू है। अच्छा क्वेश्चन तो आए अच्छे थे। चलिए, तो जब ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा हमें मतलब एक अच्छा लगता है कि कॉन्फिडेंस लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं मतलब सफलता के करीब पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकती हूँ। तो इसीलिए सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सवाल के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या जैसे आप सेशंस में आते हैं तो एक सवाल डिस्कस करते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको बातों बातों में मिल जाती है। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए कि आप देर रात तक सेशन में सीखते रहे, हमारे साथ रहे। और आपके रहने से हौसला अफजाई होता है, मतलब ये जो दिया जलाने की प्रक्रिया है, रोशनी जलाने की प्रक्रिया है, ज्ञान के जो प्रकाश को फैलाने की ये जो इस प्रोसेस है, उसमें आपका साथ मिलता है। क्योंकि मुझे भी एक रहता है कि हाँ 20 लोग पढ़ रहे हैं, 15 लोग पढ़ रहे हैं रात को, तो मेरे को हौसला अफजाई होता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं, और ये वादा करते हैं कि हर हाल में पढ़ना है, हर साल में पढ़ना है, हर काल में पढ़ना है, हर ख्याल में पढ़ना है। आज भी पढ़ना है, काल भी पढ़ना है, रोज पढ़ना है। बस ये रोज पढ़ने वाला धंधा आप रखिए कि 1 घंटा आधा घंटा हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आपका जो बैंकिंग के जो ये जिस प्रोफेशन में है ना, उसमें आप मजबूत बनेंगे और एक प्रूडेंट बैंकर की भांति काम करेंगे, और खुद में बदलाव महसूस करेंगे। कि अच्छे से भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। गुड नाइट।